हेलो प्रिय छात्रों, मैं हूं कृपाल। हम आपको करा रहे हैं विगत वर्ष से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आगामी परीक्षा में भी आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। आज हमने लिया है वर्ष 2018 का प्रश्न पत्र है। इसका ये सेकंड पार्ट है। मध्यकालीन भारत से संबंधित जो सेकंड पार्ट आता है वो हमने यहाँ पर लिया है। इससे संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन है, सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा से क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा सगुण। सगुण किसको कहा गया? सगुण भक्ति परंपरा से आशय है ईश्वर के साकार रूप की उपासना करना। और इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें मूर्ति पूजा, कठोर तप, अनुष्ठान आदि को महत्व दिया जाता है। देखो, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? मूर्ति पूजा, कठोर तप और अनुष्ठान आदि को महत्व यहाँ पर दिया जाता है। दूसरा है निर्गुण परंपरा। इस परंपरा में ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की जाती है। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है धर्म के सभी बाहरी आडंबरों, यज्ञ, अनुष्ठान, मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा आएगा, सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा से क्या आशय है? तो हम कहेंगे कि इसमें दो हेडिंग डालेंगे। सगुण परंपरा की हेडिंग डालेगी एक, और एक डालेगी इसमें निर्गुण परंपरा की हेडिंग। पहले सगुण के बारे में लिखेंगे। सगुण भक्ति परंपरा से आशय है ईश्वर के साकार रूप की उपासना करना। और जैसे कि मूर्ति पूजा करना, कठोर तप करना, अनुष्ठान करना, इन सभी चीजों को यहाँ पर महत्व दिया जाता है। यानी कि सगुण परंपरा के अंतर्गत महत्व दिया जाता है। दूसरा है निर्गुण परंपरा। इस परंपरा में ईश्वर के निराकार यानी कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, निराकार स्वरूप की उपासना की जाती है। और इसमें धर्म के सभी बाह्य आडंबर जितने भी होते हैं, जो दिखावा होता है, जो अनुष्ठान होते हैं या मूर्ति पूजा होती है, इन सभी को यहाँ पर अस्वीकार किया जाता है। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ के प्रतीकों का उल्लेख कीजिए। जो खालसा पंथ है उसके 5 महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। और उत्तर देखते हैं। खालसा पंथ के निम्नलिखित प्रतीक होते हैं। 5 महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, जैसे कि केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। ये 5 महत्वपूर्ण प्रतीक हैं जो खालसा पंथ से संबंधित हैं। 2 अंक का ये क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इतना ही इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है, खानकाह से आप क्या समझते हैं? तो खानकाह के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। नगर और शहरों के पास सूफी संत खानकाह आश्रम बनाकर रहते थे। यानी खानकाह क्या है? एक आश्रम के जैसा होता है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में जो संत होते हैं वो आश्रम में रहते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर मुस्लिम धर्म से संबंधित जो सूफी संत हैं उनके जो रहने का स्थान होता है उसको खानकाह कहा जाता है। और ये स्थान अधिकांशतः नगरों और शहरों के पास में ही बनाए जाते थे। तो इसको हम पढ़ते हैं। नगरों एवं शहरों के पास सूफी संत खानकाह या आश्रम बनाकर रहते थे। ये खानकाह किस चीज के बने होते थे? इनका स्ट्रक्चर जो होता था कैसा था? खानकाह खासकर ये घास के बने होते थे, फूस के बने होते थे और मिट्टी के बने होते थे। घास फूस और मिट्टी के बने होते थे। उनमें 1 या 2 कमरे सूफी संत और उसके परिवार के लिए होते थे। इसमें एक बड़ा जमायत खाना होता था, जो है हम एक तरह से कहते हैं बड़ा हॉल टाइप का होता था, जहाँ पर सूफी संत के जो अनुयायी होते थे वो बैठकर वहां पर प्रार्थना करते थे। और सूफी संत अपने शिष्यों को वहां पर धार्मिक ज्ञान भी दिया करते थे जमायत खाना में। तो जमायत खाना में शिष्य, अतिथि आदि सब एकत्रित होते थे। और सूफी संत उस स्थान पर अपने सभी शिष्यों को, अतिथियों को और जो भी लोग अनुयायी वहां पर होते थे उनको धार्मिक ज्ञान देते थे। प्राय सूफी संत जो थे वो निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे और कुछ तो जीविकोपार्जन भी करते थे। उनमें खानकाह प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर समय जो सूफी संत थे, सूफी संत के जो खानकाह होते थे
हर एक व्यक्ति के लिए खुले हुए होते थे, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, गरीब है, अमीर है, राजा है, कोई भी है। तो सभी के लिए उनके जो खानका होते थे, जो उनके आश्रम होते थे सूफी संत के, वो सभी लोगों के लिए हर समय खुले रहते थे। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन था खानका से आपके क्या से, ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। और आप इसमें इसी तरह से पॉइंट बना करके लिखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, नंबर भी आपके अच्छे आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर की किलेबंदियां तथा व्यवस्था का विस्तृत विवरण कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग है, इसको आपको समझना भी है। विजयनगर की किलेबंदी अनोखी व्यवस्था थी। जो विजयनगर साम्राज्य था, तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी विजयनगर, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसको चारों ओर से किलेबंदी के द्वारा घेरा गया था। और ये जो किलेबंदी थी बहुत ही अनोखी थी। फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने इस किलेबंदी का वर्णन किया है और उसने बताया है कि विजयनगर की जो किलेबंदी थी वह 7 पंक्तियों में थी, यानी कि 7 पंक्तियों में पूरे शहर को घेरा गया था। अब ये 7 पंक्तियां थी, अलग अलग क्षेत्र को कवर करती थी, घेरती थी। जैसे कि जो पहले सबसे बाहर का जो आवरण होता था, सबसे बाहर की जो पंक्ति थी, तो जो शहर से दूर पहाड़ियां थी, उन सब पहाड़ियों को जोड़ करके यह अ, किला बनाया गया था। देखिए, किलेबंदी का उद्देश्य क्या था? किलेबंदी का उद्देश्य यह था कि यहाँ पर किलेबंदी के द्वारा शहर को कवर किया जाए, घेरा जाए, और कृषि क्षेत्र को घेरा जाए और जंगलों को घेरा जाए, जो उसके आसपास के जो जंगल थे उनको घेरा जाए। सबसे बाहरी दीवार विजयनगर के चारों ओर की पहाड़ियों को आपस में जोड़कर बनाई गई थी। और जहां पर दर्रे होते थे, तो दो पहाड़ियों के बीच की जो जगह होती थी जहां से रास्ते होते थे, उन रास्तों को भी वहां पर बंद कर दिया गया था। और जो सबसे बाहर की जो किलेबंदी थी उसके अंतर्गत खेती आती थी, जो खेत थे वह उसके अंतर्गत आते थे। दूसरे किलेबंदी के द्वारा नगरीय केंद्र था, जो आंतरिक भाग को घेरा गया था। जो नगरीय क्षेत्र था वह, यानी कि आंतरिक जो भाग था, उसको दूसरी किलेबंदी के द्वारा घेरा गया था। तीसरे किलेबंदी के द्वारा शासकीय केंद्रों को घेरा गया था। और इस प्रकार से पूरे जो थे 7 पंक्तियां बनाई गई थी किलेबंदी के द्वारा। विजयनगर दुर्ग में प्रवेश के लिए सुरक्षित द्वार बनाए गए थे और इस प्रवेश द्वार से शहर तक सड़कें बनाई गई थी। अंदर जो मुख्य शहर था, मुख्य शहर में घुसने के लिए दुर्ग के में प्रवेश द्वार बनाए गए थे और उन प्रवेश द्वारों से प्रवेश होते थे, तो जो सड़कें थी वो शहर की ओर लेकर जाती थी, मुख्य शहर की ओर लेकर जाती थी। प्रवेश द्वार विजयनगर स्थापत्य कला का प्रमुख नमूना होते थे और उनमें मेहराब बनाए जाते थे और गुम्मदें बनाई जाती थी। द्वार होते थे, उनके ऊपर गुम्मद बनाई जाती थी और ये द्वार होते थे, इनमें विशेष वास्तुशैली का उपयोग किया गया था। और यहाँ पर यह देखा गया है कि जो विजयनगर साम्राज्य में द्वार बनाए गए या जो स्थापत्य कला बनाई गई, उसमें इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया था। इंडो इस्लामिक यानी कि भारतीय और इस्लामिक शैली का मिश्रण यहाँ पर हमें दिखाई देता है। आगे चलते हैं। यानी कि जो इसको घेरा क्यों गया था, क्या उद्देश्य था? ये जो 7 पंक्तियां बनाई गई थी, किलेबंदी बनाई गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? और कृषि क्षेत्र को और अन्य जो संसाधन थे उनको क्यों पंक्तियों के माध्यम से, किलेबंदी के माध्यम से घेरा गया था? उसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पर हम देखते हैं उद्देश्य। आप इसमें एक हेडिंग डालें उद्देश्य की। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यह था कि कृषि भूमि भाग को सुरक्षित रखना। कृषि भूभाग को सुरक्षा की दृष्टि से उसको घेरा गया था। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। शत्रु सेनाएं जब भी किले को घेरती थी तो किले में अंदर जाने वाली सामग्री को रोक देती थी, ताकि आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जाता है। जब कोई दुश्मन सेना शहर के ऊपर आक्रमण करेगी तो चारों ओर से शहर को घेर लिया जाता था और
जो वहां का शहर के अंदर जो राजा होता था उसको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जाता था, क्योंकि बाहर से आने वाली जो भी रसद होती थी, जो भी सामग्री होती थी, खाने पीने की जो चीजें होती थी, उपयोग में लाई जाने वाली चीजें होती थी, वह सभी बंद कर दी जाती थी शत्रु सेना के द्वारा। और अंततः कुछ समय बाद राजा जो होता था या किले के अंदर जो भी होते थे वह मजबूर हो जाते थे आत्मसमर्पण करने के लिए। अब यहाँ पर विजयनगर का यही लाभ हुआ, विजयनगर को लाभ ये हुआ कि चारों ओर से जो किलेबंदी की गई, कृषि क्षेत्र को भी उस किलेबंदी के अंदर रखा गया। इसका उद्देश्य यही था कि यदि शत्रु सेना किले के बाहर आ भी जाती है तो भी हमें खाद्य सामग्री का संकट को देखते हुए दुश्मन सेना के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना पड़ेगा। शत्रु सेना की घेराबंदी के बावजूद भी खाद्य सामग्री किले की पहुंच में रहेगी और सभी जितने भी दैनिक यूज होने वाली, उपयोग में होने वाली जो सामग्री है वह उपलब्ध रहेगी। और इसका उद्देश्य ये रहेगा कि लंबे समय तक अगर शत्रु सेना किले से बाहर स्थित भी है तो वह खुद ब खुद ही अपना आप ही वहां से चले जाएंगे। अंततः विजयनगर के राजाओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए खेत एवं बगीचों को किलेबंदी कर रखी थी। तो इसका आंसर आप लास्ट में इसी तरह से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल इतिहास के विशिष्ट अभिलक्षणों पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। यानी कि मुगल कालीन जो इतिहास लिखा गया उसकी क्या विशेषताएं थी और किस प्रकार से लिखा गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। मुगल बादशाहों द्वारा तैयार कराए गए इतिवृत्त मतलब इतिहास साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। मुगल साम्राज्य में जो भी इतिहास लिखा गया उस इतिहास में मुख्यतः जो केंद्र बिंदु रहा, जो इतिहास की जो सामग्री रही लिखने की, वह साम्राज्य और उसके दरबार से संबंधित रही। यानी कि राजा यानी सम्राट के या बादशाह के दरबार से संबंधित ही संपूर्ण जानकारी उस इतिहास में लिखी जाती थी। ये इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाली सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की प्रयोजना के उद्देश्य से लिखे जाते थे। इसका मतलब यह है कि जो भी इतिहास मुगल बादशाह के दरबार में लिखा जाता था उसका उद्देश्य यह होता था कि वह अपने साम्राज्य को एक प्रबुद्ध और समृद्ध राज्य के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। क्योंकि जो भी इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास में सभी अच्छी बातें लिखी गई और एक आदर्श रूप प्रस्तुत करने का एक कार्य यहाँ पर किया गया। उसके प्रयोजन से यह इतिहास बादशाह के द्वारा अपने दरबारियों के माध्यम से लिखवाया जाता था। शासक यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासन का विवरण उपलब्ध हो। यानी कि जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको पता चले कि इनसे पहले जो भी शासक रहे हैं उनका शासन किस प्रकार का रहा है, तो भावी पीढ़ियों को भी अपने शासन के बारे में या अपने शासन की उपलब्धियों के बारे में बताना चाहते थे। इस उद्देश्य से इतिहास लिखा जाता था। मुगल इतिहास या इतिवृत्तों के जो लेखक होते थे सभी दरबारी होते थे। यानी कि जो राजा के दरबारी कवियों के द्वारा ही या राजा के दरबारी लेखकों के द्वारा ही यह इतिहास लिखा गया है। इन लेखकों के द्वारा जो भी इतिहास लिखा जाता था उसका केंद्र बिंदु शासक होता था। जो बादशाह होता था वही उसका केंद्र बिंदु होता था। शासक पर केंद्रित घटनाएं, जो शासक था उससे संबंधित जितनी भी केंद्रित घटनाएं वो उस इतिहास में लिखी जाती थी। शासक के परिवार से संबंधित संपूर्ण जानकारी इतिहास में लिखी जाती थी। दरबार से संबंधित जानकारी लिखी जाती थी। अभिजात वर्ग से संबंधित जानकारी लिखी जाती थी। युद्ध से संबंधित जो भी राजा के समय युद्ध होते थे उनसे संबंधित खास तौर से विजय के बारे में लिखा जाता था कि हमने ये विजय प्राप्त की। और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में यहाँ पर केंद्र बिंदु यानी कि मुख्य विषय जो रहते थे इतिहास के लेखन के, यही इसकी विशेषता है।
मुगल कालीन जो इतिहास के अभिलक्षण है वो यही है कि जी यहाँ पर जो जितनी भी घटनाएं होती थी वो शासक से संबंधित होती थी, शासक परिवार से संबंधित होती थी, दरबार के बारे में लिखा जाता था, अभिजात वर्ग के बारे में लिखा जाता था, युद्ध के बारे में लिखा जाता और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में लिखा जाता था। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब की कहानियों पर आधारित इतिवृत्तों के शीर्षक अकबरनामा, शाहजहांनामा और आलमगीरनामा हैं। देखिए, अकबर के समय जो लिखा गया वो अकबरनामा था, शाहजहां के विषय में जो लिखा गया वो शाहजहांनामा था, और औरंगजेब के विषय में जो लिखा गया वह था आलमगीरनामा, क्योंकि औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। और इन लेखों की जो लेखक थे, जिन लेखकों ने ये ग्रंथ तैयार किए, इन लेखकों की निगाह में साम्राज्य और दरबार का इतिहास, बादशाह का इतिहास होता था। यानी कि जो भी इतिहास यहाँ पर लिखा गया, जो बादशाह ने निर्धारित किया वही इतिहास होता था, वही साम्राज्य का इतिहास होता था और वही दरबार का इतिहास होता था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है विशिष्ट अभिलक्षण। तो मुगल कालीन जो यहाँ पर इतिहास था उसके मुख्य लक्षण क्या दिखाई देते हैं, या मुगल कालीन शासन के मुख्य लक्षण क्या दिखाई देते हैं। तो अकबर ने सुलह एक कुल की नीति यानी कि धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि इस्लामिक राज्य में अकबर के समय जो धार्मिक सहिष्णुता प्रारंभ करने की गई अकबर के द्वारा, और ये अपनी पराकाष्ठा पर हमें यहाँ पर दिखाई दी। आगे देखते हैं, औरंगजेब के काल में धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई गई। अकबर के बाद में शाहजहां और जहांगीर के समय कुछ धार्मिक सहिष्णुता दिखाई दी, लेकिन औरंगजेब के समय धार्मिक असहिष्णुता दिखाई दी की नीति का पालन किया गया, जिसके कारण औरंगजेब के साम्राज्य में अनेक विद्रोह भी यहाँ पर हुए। दूसरी बात यहाँ पर अकबर के शासन जो मुगल काल की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने जात और सवार के आधार पर मनसबदारी का निर्धारण किया गया था, और यह एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसके द्वारा सैन्य व्यवस्था थी, जिसके द्वारा अच्छी तरह से उनको विभाजित किया गया था, इकाइयों में, यूनिटों में विभाजित किया गया था, और जात और सवार के आधार पर मनसबदारी निर्धारित की जाती थी। इसी के साथ साथ अकबर मुगल काल में यहाँ पर भूमि मापने की जंजीर का उपयोग किया गया था, और इससे पहले यह होता था कि रस्सी का उपयोग करते थे। दिल्ली सल्तनत में रस्सी का उपयोग किया जाता था, जो कि बरसात के दिनों में या गीले होने पर वह सिकुड़ जाती थी, कम हो जाती थी, या गर्मी होने पर वो लंबी हो जाती थी, तो उस तरह की समस्याएं रहती थी। लेकिन यहाँ पर अकबर के समय जो जंजीर बनाई गई उसमें लोहे के कुंडे और बांस की पट्टियों के द्वारा उसको जोड़ा गया, जिससे कि सही शुद्ध मापन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। और जैसे कि गजे इलाही जो पहले उपयोग किए जाते थे वो यहाँ पर होते थे, और इस समय क्या हुआ, बांस की पट्टियों को लोहे के कुंडे से जोड़ करके जंजीर तैयार की गई। साथ ही गजे इलाही का उपयोग भी यहाँ पर किया गया। आगे देखते हैं, अकबर के समय मुद्रा व्यवस्था भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए गए। मुद्रा प्रणाली यहाँ पर सुदृढ़ की गई, और अकबर का सबसे बड़ा सोने का जो सिक्का था उसको संसब कहते थे। अकबर के शासन काल में सोने का जो सबसे बड़ा सिक्का था उसको संसब कहते थे, जो तोले में 101 तोले के बराबर होता था। तोले में 101 तोले के करीब वह सिक्का होता था संसब। सोने का सबसे अधिक चलने वाला जो सिक्का था उसको कहते थे इलाही। इलाही सोने का सबसे, ये 10 रुपए के बराबर होता था। और मुगलों ने केंद्र से लेकर ग्राम स्तर तक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी, और मुगल काल में स्थापत्य कला भी विशिष्ट थी। और यहाँ पर पितरादुरा एक कला है जो कि विशिष्ट कला थी, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ताजमहल है, जो ताजमहल का जो अंदर का जो द्वार है, द्वार के ऊपर जो बेलकुट्टे बनाए गए हैं वह पैतरादुरा प्रणाली के द्वारा, पैतरादुरा विशिष्ट शैली के द्वारा वह बनाई गई। और मुगल कालीन जितनी भी इमारतें हम देखते हैं सभी इमारतों में अधिकांश लाल पत्थर का उपयोग किया गया है,
और जहांगीर के समय चित्रकारी भी अपने पराकाष्ठा पर यहाँ में दिखाई दी है। तो कुछ महत्वपूर्ण विशेष अभिलक्षण थे मुगलकालीन इतिहास के, मुगलकालीन शासन के। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए, तो जो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, याद करने में आपको सावधानी रहेगी, और एग्जामिनर के द्वारा कॉपी जो मूल्यांकन किया जाता है वो भी अच्छी तरह से उसका मूल्यांकन कर सकता है। अगला, तो प्रिय छात्र छात्राओं, ये हमारा पूरा हो चुका है मध्यकालीन वर्ष 2018 का ये क्वेश्चन पेपर था, और इससे संबंधित हमने वह क्वेश्चन हटा दिए हैं जो कि इस वर्ष हमारे क्वेश्चन डिलीट हो रखे हैं, जो चैप्टर डिलीट हुए हैं उससे आने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने हटा दिए हैं, और ये हमारा पूरा हो चुका है। अब हम अगले पार्ट के साथ में आपके साथ में उपस्थित होंगे, और आप लगातार इसकी तैयारी करते रहें, लगातार आप इसका अध्ययन करते रहें। 2-3 बार आप इसको सुनेंगे तो सबसे ही आपको ये याद हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।